दुनिया का कोई भी संविधान विश्व कल्याण की बात नहीं करता, दुनिया का कोई भी रिलीजन विश्व कल्याण की बात नहीं करता। केवल सनातन धर्म ही कहता है विश्व का। और वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम की धारणा और किसी भी धार्मिक किताब में नहीं है। नारी तू नारायणी किसी धार्मिक किताब में नहीं है। केवल और केवल हमारे सनातन संस्कृति में, हमारे केवल वेद और पुराण में है। इसलिए अगर इस दुनिया को बचाना है, भारत तो छोड़िए, इस दुनिया को बचाना है तो पूरी दुनिया को सनातन संस्कृति अपनाना पड़ेगा। पूरी दुनिया में अगर युद्ध रोकना है, पूरी दुनिया में अराजकता रोकनी है, पूरी दुनिया में अगर बम विस्फोट रोकना है, पूरी दुनिया में शांति लानी है, समृद्धि लानी है, खुशहाली लानी है, एक ही रास्ता है, सनातन संस्कृति को अपनाना पड़ेगा। तभी इस दुनिया में शांति होगी। नहीं तो देखते देखते अफगानिस्तान, जो दुर्योधन का ननिहाल था, गंधार, शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था, देखते देखते अफगानिस्तान बन गया, बदहाल हो गया। रोटी के लाले पड़े हैं, भोजन के लिए लोग किडनी बेच रहे हैं। राजा भरत का ननिहाल, जहां से रानी कैकेयी आई थी, शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था, जब तक वहां सनातन संस्कृति थी। जैसे ही सनातन संस्कृति खत्म हुई, उसके बाद वो पेशावर बन गया, बदहाल है, फटेहाल है। रोज बम धमाके हो रहे हैं, रोज किडनैपिंग हो रहा है, रोज मर्डर हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों से निकाह हो रहा है। जब वो तक्षशिला था, जब वहां सनातन संस्कृति थी, वो अध्ययन का दुनिया का सबसे बड़ा सेंटर था। 2,500-3 हजार साल पहले वहां मेटलर्जी पे रिसर्च होता था, केमिस्ट्री पे रिसर्च होता था, इकोनॉमिक पॉलिसी पे डिस्कशन होता था। और एक जमाना तो ऐसा था जब पूरी दुनिया में जो मंत्री होते थे राजाओं के, वो तक्षशिला के ही पढ़े हुए होते थे। राजाओं में एक समय ऐसा था कि एक कंडीशन थी, मंत्री केवल 2 जगह का प्रोडक्ट होना चाहिए, या तो तक्षशिला का या तो नालंदा का। फर्स्ट प्रायोरिटी होती थी तक्षशिला, सेकंड प्रायोरिटी होती थी नालंदा। और जब वो तक्षशिला था तो मैंने कहा ना, शांति थी, समृद्धि थी, खुशहाली थी। भारत की जीडीपी दुनिया की 38% थी। लेकिन जब वो रावलपिंडी बन गया, रोज बम धमाके हो रहे हैं, फ्राइडे को तो 100% बम धमाके हो रहे हैं, अशांति है, बदहाली है, बलात्कार है, व्याभिचार है, ड्रग स्मगलिंग हो रही, सब कुछ हो रहा है। तो सनातन धर्म के सिकुड़ने का, सनातन धर्म के खत्म होने का सीधा सीधा परिणाम आम आदमी को भोगना पड़ रहा है, सीधा सीधा। इसलिए भारतीय विचार मंच को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लगातार ऐसी चर्चाएं करते हैं। और क्योंकि जब चर्चा होगी, जब विचार आएंगे, उसी से ही लोगों का व्यवहार बदलेगा। जब लोगों का व्यवहार बदलेगा, फिर डिस्कशन होगी, तर्क शक्ति बढ़ेगी, लोग तार्किक रूप से सोचेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है अधर्म का नाश होगा और धर्म की जय होगी। इसलिए भारतीय विचार मंच धर्म की जय और अधर्म के नाश के लिए जो काम कर रहा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आज वादा करता हूँ, भारतीय विचार मंच का पूरे भारत में जहाँ भी कार्यक्रम होगा, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, मैं सारे कार्यक्रम छोड़ के सबसे पहले भारतीय विचार मंच कार्यक्रम में जाऊँगा। हमारी संस्कृति देखिए, नारी तू नारायणी, नर तू नारायण है ऐसा कहीं नहीं कहा गया, लेकिन नारी तू नारायणी। हमारे बच्चों को जरा सोचिए क्या सिखाया जा रहा है, खासतौर पे बेटियों को। नहीं नहीं, इक्वलिटी होनी चाहिए, जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, जेंडर, अरे इक्वलिटी तब हो जब वो नीचे हो। हम तो पहले ही कह रहे हैं नारी तू नारायणी, वो तो पूजा के लायक है। और किसी त्योहार पे सनातन संस्कृति में बच्चों की पूजा होती है, बताइए जरा, बेटियों की पूजा होती है कि नहीं? नवरात्रे में होती है ना? कभी लड़कों की पूजा होती है? नहीं। गृहिणी शब्द जरा समझिए, गृहिणी, गृह मतलब घर, ऋणी मतलब ऋणी। जिसका पूरा परिवार ऋणी हो उसको कहते हैं गृहिणी।
और हमारी बेटियों को सिखाया जा रहा नहीं नहीं जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, जेंडर जस्टिस होनी। अरे जब हमने कह दिया पूरा पूरा 10 आदमी के परिवार में 7 आदमी 8 आदमी उसके ऋणी हैं, मां के ऋणी हैं, बहन के ऋणी हैं, बहू के ऋणी हैं, पूरा परिवार ऋणी है, और हम कह रहे नहीं तुम इक्वलिटी मांगो। अरे काहे की इक्वलिटी भैया? जो पहले ऊपर है उसको तुम बराबर लाके उसका सम्मान कर रहे हो कि अपमान कर रहे हो? जरा जोर से बोलिए जरा। ये मैकाले और मार्क्स के बच्चे उन्होंने ना हमारे देश को बर्बाद कर दिया। जिसको हमने ऊपर रखा था उसको नीचे ला रहे हैं और कह रहे हैं हम तुम्हें ऊपर ला रहे हैं। जरा सोचिए, फर्स्ट फ्लोर वाले को ग्राउंड फ्लोर पे लाके और फिर कह रहे हैं हम तो तुम्हें ऊपर ला रहे हैं। अरे तुमने तो उसको नीचे कर दिया। चलो अगर नीचे भी कर लिया तो पाखंड देखिए इन मार्क्सवादियों का, मैकालियों का। समता की बात करेंगे, समानता की बात करेंगे, समरसता की बात करेंगे, इक्वलिटी की बात करेंगे, जेंडर जस्टिस की बात करेंगे, लेकिन कभी कॉमन सिविल कोड की बात नहीं करेंगे। अरे तुम्हें अगर समता ही चाहिए, समानता ही चाहिए तो 1 नेशन 1 सिविल कोड की बात करो ना। उस पर नानी मर जाएगी, उस पर कभी नहीं बोलेंगे। अगर जब हमें 1 नेशन एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना है तो हमें कम से कम सिविल कोड तो एक बनाना ही पड़ेगा ना। मेरी एक PIL चल रही है कॉमन सिविल कोड के ऊपर। इस देश में कानूनन अभी भी हमारी कुछ बेटियों की शादी की उम्र 9 साल है, 9 साल। और वो चल कैसे रहा है? अंग्रेजों ने जाते जाते 1937 में एक बीज बोया, उसको कहते हैं शरीयत एक्ट। ये ओवैसी भाई जो सुबह से लेकर शाम तक संविधान की बात करते हैं, वो कभी उनको अंग्रेजों का 1937 में बनाया हुआ शरीयत एक्ट तो चाहिए, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर का संविधान नहीं चाहिए। जरा संविधान कॉपी दीजिए मुझे। उनको संविधान नहीं चाहिए। मतलब सुबह से लेकर शाम तक संविधान की बात करेंगे, सुबह से लेकर शाम तक समता समानता की बात करेंगे, महिलाओं की बात करेंगे, दलितों की बात करेंगे, सब बात करेंगे, लेकिन ये पाखंडी कभी भी आर्टिकल 44 की बात नहीं करेंगे। 23 नवंबर 1948 को बहुत लंबी चर्चा के बाद भारत में एक आर्टिकल जोड़ा गया। पहले वो आर्टिकल 35 था, बाद में उसको रीनंबर करके आर्टिकल 44 बना दिया गया, और यह तय हुआ कि भारत में एक कॉमन सिविल कोड होगा। मैं उसको कॉमन सिविल कोड की बजाय इंडियन सिविल कोड कहता हूं, जिससे लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। क्योंकि इंडियन पिनल कोड है कि नहीं, जरा सब लोग पता है ना। तो जब इंडियन पिनल कोड है अपराधों के लिए, तो नागरिक अधिकारों के लिए एक इंडियन सिविल कोड उसी पैटर्न पे बन सकता है। मेरा यह मानना है कि न तो पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए भी अलग से कानून की जरूरत नहीं है। जैसे इंडियन सिविल पिनल कोड है, इंडियन पिनल कोड में 23 चैप्टर हैं। ऑफेंस रिलेटिंग टू ये, ऑफेंस रिलेटिंग मतलब चोरी डकैती का एक चैप्टर है, धार्मिक अपराध से संबंधित एक चैप्टर है, देशद्रोह का अलग एक चैप्टर, ऐसे 23 चैप्टर है। ऐसे ही हम एक इंडियन सिविल कोड बना दें। चैप्टर नंबर 1 एज ऑफ मैरिज, चैप्टर नंबर 2 ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, चैप्टर नंबर 3 प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स, चैप्टर नंबर 4 ग्राउंड्स ऑफ मेंटेनेंस, चैप्टर नंबर 5 प्रोसीजर ऑफ मेंटेनेंस, चैप्टर नंबर 6 एडॉप्शन, चैप्टर 7 गार्जियनशिप, चैप्टर 7 सक्सेशन, चैप्टर 8 इनहेरिटेंस। ऐसे ही एक इंडियन सिविल कोड बना दें तो भारत में जो अभी करीब 40 कानून चल रहे हैं शादी विवाह से रिलेटेड, ये 40 कानूनों को खत्म करके एक कानून बन जाएगा जिसका नाम होगा इंडियन सिविल कोड। हिंदुओं के लिए हिंदू मैरिज एक्ट चल रहा है, मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम शरीयत एक्ट चल रहा है 1937 का, पारसियों के लिए पारसी मैरिज एक्ट चल रहा है, क्रिश्चियन के लिए क्रिश्चियन मैरिज एक्ट चल रहा है। क्या जरूरत क्या है? सबको मर्ज कर दो ना भाई। जब संविधान कहता है इस देश में सब समान हैं,
सबको इक्वल राइट है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सबकी इक्वल ड्यूटी है। जब इक्वल राइट है, इक्वल ड्यूटी है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है, सब कुछ इक्वल है, तो सिविल राइट सबका इक्वल क्यों नहीं होना चाहिए? आज की डेट में अगर मेरी 4 बेटियां हैं, जब तक वो मेरे घर में हैं उनके सिविल राइट बराबर है। लेकिन अगर वो चारों अपनी इच्छा से 4 अलग अलग पंथ में जाके अपनी शादी करें, मान लीजिए एक बेटी ने मुस्लिम से शादी किया, एक ने पारसी से किया, एक ने ईसाई से किया, एक ने हिंदू से किया, जैसे ही उनकी शादी होगी उनके सिविल राइट चेंज हो जाएंगे, उनके ह्यूमन राइट चेंज हो जाएंगे, उनकी विरासत का जो अधिकार है बदल जाएगा, उनके वसीयत का अधिकार बदल जाएगा, अगर उनका जो गुजारा भत्ता का अधिकार है वो बदल जाएगा, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स बदल जाएगा, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स बदल जाएगा। 21वीं शताब्दी में दुनिया के 125 देशों में शादी विवाह की उम्र समान हो चुकी है। हमारे देश में आज भी हिंदुओं में तो चलिए 18-21 है, मुस्लिम बेटियों की शादी की उम्र 9 साल है। जरा सोचिए, आप कल्पना करिए, क्या जाहिलपना चल रहा है कि 21वीं शताब्दी में किसी शादी की उम्र 9 साल हो? 9 साल का मतलब छठवीं 6 साल के बाद वो स्कूल में गई, यानी जब 3rd में पहुंची या 4th में पहुंची तो उसका निकाह कर दो। अगर आपने 9 साल में निकाह कर दिया तो 14-15 साल होते होते तो उसके दो बच्चे भी हो जाएंगे, 20 साल होते होते उसके 5 बच्चे हो जाएंगे। उसकी लाइफ में बचा क्या? उसका स्वास्थ्य खराब होगा तो 22 साल के बाद वो हॉस्पिटल जाना शुरू कर देगी और बची हुई जिंदगी केवल हॉस्पिटल में गुजरेगी। हॉस्पिटल आना जाना, हॉस्पिटल आना जाना, हॉस्पिटल आना जाना। नहीं तो आपको विश्वास नहीं है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कहीं जाके सुबह की लाइन में लगा के देख लीजिए, आपको उस लाइन की भीड़ से समझ में आ जाएगा कि किस संख्या में, किस मात्रा में कौन लोग लाइन में खड़े हुए। मैंने तो दिल्ली में एम्स में जाके देखा है सुबह। जितनी बातें मैं कहता हूं, कोई मैं एकेडमिक बात नहीं कहता हूं, पहले मैं खुद अपनी आंखों से देखता हूं तब कहता हूं। एक दिन मैं एम्स में गया, लाइन में खड़ा रहा, लाइन के बगल में देख रहा था। एक दिन राम मनोहर लोहिया गया, एक दिन सफदरजंग गया, एक दिन गाजियाबाद में गया गवर्नमेंट हॉस्पिटल। मैंने देखा जरा लाइन में है कौन, पुरुष ज्यादा है कि महिलाएं ज्यादा हैं? तो महिलाएं ज्यादा है लाइन में, और महिलाओं में मैंने देखा हमारी मुस्लिम बेटियां ज्यादा लाइन में है। और स्वाभाविक सी बात है, ये परिणाम आएगा। 10-12 साल 14 साल में निकाह हो जाएगा, 20-22 साल आते आते 5 बच्चे हो जाएंगे, तो वो उसका पूरा जीवन हॉस्पिटल में जाएगा। अब जब पूरा जीवन हॉस्पिटल में जाएगा तो खुशहाली तो गई, समृद्धि तो गई, शांति तो गई। आप लोगों के ऊपर एक बर्डन और आ गया कि आप टैक्स और ज्यादा दो, हॉस्पिटल और खुलवाना है। तो जनसंख्या विस्फोट हुआ यूपी में, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है बिहार में, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है बंगाल में। आप नहीं कर रहे हैं, गुजरात में नहीं हो रहा है, लेकिन टैक्स आपको देना पड़ेगा, क्योंकि हॉस्पिटल कम पड़ रही है, डॉक्टर कम पड़ रहे हैं, सड़क पे भीड़ ज्यादा हो रही है, सड़क बार बार टूट रही है, सड़क को चौड़ा करना पड़ेगा, डॉक्टर बढ़ाना पड़ेगा, हॉस्पिटल में कमरे बढ़ाने पड़ेंगे, स्कूल की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, टीचर की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी करती है क्या? ये जो खर्चा होता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी पैसा खर्चा करती है क्या? जरा जोर से बोलिए, कौन देता है? अरे बोलिए, हम देते हैं भाई। पता नहीं टैक्स पेयर कोई आसमान थोड़ी आता है। ये सारा खर्चा कौन देता है?